नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की बात के साथ। मैं हूं बसंत शर्मा, आपके साथ बुलेटिन की करते हैं शुरुआत। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में प्राथमिक सहायक अध्यापक के लिए चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र बांटे उन्होंने। और मुख्यमंत्री ने आपको बता दें कि SCERT सभागार में चयनित 236 अभ्यर्थियों को प्राथमिक सहायक अध्यापक के नियुक्ति पत्र सौंपे। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक के 16,000 सरकारी नौकरी जो है वो दी हैं। अब ऐसे में राज्य का एक भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय जर्जर नहीं रहेगा। विभाग को तत्काल 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा रही है, जरूरत पड़ने पर और राशि दी जाएगी। तो जानकारी आपको दे रहे हैं, देहरादून से खबर सामने आई है जहां पर 236 अभ्यर्थियों को प्राथमिक सहायक अध्यापक के नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकार ने अभी तक के 16,000 सरकारी नौकरियां जो हैं वो युवाओं को देने का काम किया है। राज्य का एक भी राजकीय प्राथमिक विद्यालय जर्जर नहीं रहेगा। विभाग को तत्काल 50 करोड़ की राशि स्वीकृत की जा रही है, जरूरत पड़ने पर और राशि भी दी जाएगी। ये बात भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से कही गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना और मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत राज्य स्तरीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लाभार्थी महिलाओं को चेक भी सौंपा। वहीं बीजेपी महिला मोर्चा के वर्कर्स ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी बांधी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने संबोधन में महिलाओं को भाई बहनों के अटूट स्नेह के बंधन के प्रतीक रक्षाबंधन पर्व की बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि यह पर्व सामाजिक कर्तव्यों का भी बोध कराता है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई क्षेत्र। हमारी सरकार का यह प्रयास है कि प्रत्येक क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारिता ज्यादा से ज्यादा हो। राज्य सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्य में महिला स्वयं सहायता समूह को बढ़ावा देने का काम कर रही है। राज्य की महिलाएं समूहों के माध्यम से काफी बेहतर उत्पाद बना रही हैं। समूहों के माध्यम से स्थानीय उत्पादों को नई पहचान और रोजगार के नए अवसर मिल रहे हैं। बहनों को हमारी सरकार ने महिलाओं द्वारा उत्पादों को बनाने के साथ ही उनकी प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और बिक्री के लिए भी एक इको सिस्टम तैयार किया गया है। हमने महिला समूह के उत्पादों को प्रोसेसिंग एवं बाजारीकरण हेतु 24 ग्रोथ सेंटर की स्थापना भी की है। उत्पाद बनाना आसान होता है, बनाने के बाद उनको बाजार मिले, उनका विपणन हो, उसके लिए 13 जनपदों में 33 नैनो पैकेजिंग यूनिट एवं 17 सरस सेंटर भी आज संचालित हो रहे हैं। वहीं उत्पादों की बिक्री के लिए राज्य स्तर पर रानीपोखरी, रायपुर, देहरादून में उत्तरा आउटलेट की। आज पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की 6वीं पुण्यतिथि है। इस अवसर पर देश भर में उन्हें याद किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी सीएम आवास पर उनकी फोटो पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें कि 3 बार के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी की आज 6ठी पुण्यतिथि है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर माल्यार्पण करते नजर आए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बताया कि एक स्वर्णिम योगदान उनका भारत की राजनीति में देखने को मिला। मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी को याद किया और उनके चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें पुष्पांजलि भी अर्पित की। जम्मू कश्मीर के डोडा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में उत्तराखंड का लाल शहीद हो गया है। कैप्टन दीपक सिंह की शहादत को लेकर उत्तराखंड में इस समय एक माहौल देखने को मिल रहा है। सभी की आंखें नम नजर आ रही। उन्होंने अपनी जवानी में ही देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। उनकी शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए।
होनहार बच्चों का आप देख रहे हैं लगातार। पिछले महीने कितनी बोर्ड यहाँ पर आई थी, है ना। लेकिन मुझे उस पर गर्व है, मुझे कोई दुख नहीं है। मैंने कल से अभी तक एक आंसू नहीं निकाला था और न मैं कभी निकालूंगा। मरना तो एक दिन सबको है ही, कोई तो अमर रहा नहीं, लेकिन उसने देश के लिए अपने प्राण दिए हैं। मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं है। हाँ, यह है कभी जब मिसेज को देखता हूँ तो स्वाभाविक, उसने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए हैं और उसको शुरू से ही, जब से वो स्कूलिंग करता था उसको, तब से वो हर चीज़ में ऑलराउंडर था। जिसने डोडा में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति दी, 48 राडार के कैप्टन दीपक कुमार, मैं अपनी ओर से, अपनी सरकार की ओर से, उत्तराखंड की जनता की ओर से उस महान नायक को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और इस दुख की घड़ी में पूरे देश की सरकार, भारत की सरकार, उत्तराखंड की सरकार इस परिवार के साथ खड़ी है। और वहीं हमने ये भी सुनिश्चित किया है कि शहीद के परिवारों की भावना के अनुरूप वहां के विद्यालयों का, सड़क का नाम उनके नाम पर रखा जाएगा। ये भी हमारी सरकार ने किया है। और एक बार फिर मैं इस महान नायक को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और अपने श्रद्धासुमन अर्पित करता हूं। शहीद हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, इससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। तो वहीं प्रदेश में आज भी बारिश का दौर लगातार जारी रहेगा। अब इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया गया। देखिए रिपोर्ट। मौसम के येलो अलर्ट पर उत्तराखंड, बारिश का अलर्ट, रहिए सतर्क। देहरादून, टिहरी और बागेश्वर में भारी बारिश के आसार। मौसम विभाग ने दी सतर्कता बरतने की सलाह। उत्तराखंड में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो रहा है। वहीं प्रदेश में आज भी बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के कई जिलों में बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून की माने तो राज्य के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। उधर राज्य के 3 जिलों में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है और इन जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया। कहां-कहां जारी हुआ बारिश का अलर्ट? देहरादून, टिहरी, बागेश्वर, चमोली, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, चंपावत, हरिद्वार, उधम सिंह नगर। राजधानी देहरादून और टिहरी के साथ ही बागेश्वर जिले में आज तेज बारिश हो सकती है। येलो अलर्ट के साथ इन तीनों जिलों में विशेष एहतियात बरतने के सुझाव दिए गए। वहीं चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में कुछ देर के लिए तेज बारिश का दौर रहेगा। इसके अलावा मैदानी जनपद के हरिद्वार और उधम सिंह नगर में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी।
इस दौरान पर्वतीय जनपदों में विशेष एहतियात बरतने के सुझाव दिए गए, क्योंकि हल्की बारिश से भी इन क्षेत्रों में भूस्खलन की संभावना बनी हुई है। वहीं मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को सतर्क रहने की अपील की। वहीं प्रदेश में भारी बारिश से कई संपर्क मार्ग लगातार बाधित हो रहे हैं, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। केदारनाथ मार्ग पर 3 शव बरामद, शवों की शिनाख्त करने में जुटी है पुलिस। 31 जुलाई को केदारनाथ मार्ग पर हुआ था भूस्खलन। केदारनाथ पैदल मार्ग पर 31 जुलाई की रात आई आपदा के बाद से लगातार सर्च अभियान जारी है। इसके साथ ही पैदल मार्ग को दुरुस्त करने का कार्य किया जा रहा है। वहीं केदारनाथ मार्ग के लीलनचोली में मलबे में दबे 3 शव बरामद किए गए। मलबा हटाते समय मजदूरों को कुछ शव दिखाई दिए, जिसके बाद इसकी सूचना एसडीआरएफ को दी गई। सूचना पाकर मौके पर पहुंची एसडीआरएफ की टीम ने शव को निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं पुलिस फिलहाल शवों की शिनाख्त करने में जुटी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी। उत्तराखंड में लगातार बारिश हो रही है और लगातार हो रही बारिश के चलते मैदानी जिलों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होने वाले हैं। अब हरिद्वार जिले की बात कर ले तो हरिद्वार जिले की स्थिति अब गंभीर होती जा रही है। ऐसे कांग्रेस विधायक अनुपमा रावत ने चिंता भी जाहिर की है। उन्होंने ये कहा है कि बाढ़ से बीते वर्ष भी हरिद्वार जनपद में किसानों की फसलें बर्बाद हो गई थी, कई घरों में पानी घुस गया था। अब ऐसे में लोगों की मुश्किलें अब एक बार फिर से बढ़ सकती हैं। अनुपमा रावत ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाया और हरिद्वार के लिए विशेष राहत पैकेज और रिलीफ की मांग की है। उन्होंने कांगड़ी गांव का विशेष रूप से उल्लेख भी किया, जो कि एक ऐतिहासिक और पौराणिक गांव है और बताया जा रहा है कि गांव लगातार डूबता जा रहा है। उन्होंने कहा कि गांव में कटान इतनी तेजी से हो गया है कि आधे से अधिक गांव को खाली कराना पड़ा है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को अभी तक कोई मुआवजा तक नहीं मिला है। सरकार से इस दिशा में जल्द कदम उठाने की अपील की है। देखिए, पिछली बार जब बाढ़ की स्थिति हुई थी, हम लोगों ने उसके बाद सदन में भी ये रखा था कि हरिद्वार को खास तौर पे बाढ़ जो है वो जोन के उसमें वो किया जाए, चिन्हित किया जाए सरकार के द्वारा, और विशेष जो है पैकेज और रिलीफ जो है वो हरिद्वार जनपद को दिया जाए। बहुत स्थिति गंभीर थी, किसानों के खेत बर्बाद हो गए, घरों तक पानी आया, मगरमच्छ वगैरह सब लोगों जान तक लोगों की बन गई थी। और दिखावा भी किया गया। मैं साफ तौर पे कहूंगी, सरकार के द्वारा, प्रशासन के द्वारा मीटिंग पे मीटिंग, 6-7 सर्वे, 8 सर्वे हो रहा, जिसका वो हो रहा, और नतीजा कुछ नहीं हुआ। जनता को कुछ नहीं मिला, किसानों को कुछ नहीं मिला। स्थिति लगातार बढ़ती जा रही है। मेरा क्षेत्र हरिद्वार ग्रामीण पूरी तरीके से जो है नदी के तट पर है, चारों तरफ से, चाहे लालढांग का क्षेत्र कह लीजिए या लक्सर रोड का, प्रभावित करता है मैक्सिमम 75 से 80%। तटबंध बनाए नहीं जा रहे। कांगड़ी जो कि एक बहुत ही ऐतिहासिक गांव है, पौराणिक गांव है, वो लगातार जो है डूबता चला जा रहा है। इतना कटान हो रहा है कि आधा लगभग जो कांगड़ी गांव है वो खाली करा दिया गया है नदी के पास। देखिए, राज्य सरकार ने गैरसैंण में शुरू होने जा रहे मानसून सत्र के लिए अब सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने बताया कि विधानसभा सचिवालय को अब तक 499 प्रश्न प्राप्त हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि सत्र को लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने विपक्षी दलों से उत्तराखंड विधानसभा के मानसून सत्र को शांतिपूर्ण तरीके से चलाने में सरकार के सहयोग की भी अपील की। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का मानसून का सत्र गैरसैंण के भराड़ीसैंण स्थित विधानसभा में अब 21 अगस्त से शुरू होना है। यह सत्र 23 अगस्त तक चलेगा। देखिए, तैयारी पूरी है। विधानसभा सचिवालय पूरी तरह से तैयार है। हमारे अफसरान जा चुके हैं भराड़ीसैंण और वहां जाकर पूरी तैयारी हम लोग देख चुके हैं। वहां पर हमारे अफसर भी नियुक्त किए गए हैं जो पूरी तैयारी को देख रहे हैं।
ताकि जो भी यहाँ से लोग पहुँचे वहाँ पर उनको सुविधा रहे, हर तरह की सुविधा मिल पाए, इसकी तैयारी हमारी पूरी है। और करीबन 499 के करीबन अभी हमारे पास तैयारी हमारी पूरी है, क्योंकि व्यवस्था की दृष्टि से विधानसभा सचिवालय काम कर रहा है। जहां वहां अंदर प्रश्नों की बात आएगी, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ये सत्र बहुत अच्छा होगा और पक्ष के साथ साथ मैं विपक्ष से तमाम उन माननीय विधायकगणों से, विशेषकर हमारे साथियों से मैं आग्रह कर रहा हूं कि हमारा ये जो सत्र बहुत दिनों बाद हो रहा है उसको सौहार्दपूर्ण तरीके से वो उसमें संपन्न कराने में अपना बहुमूल्य योगदान देंगे। तो वहीं देहरादून के सहारनपुर रोड के पास स्थित आड़त बाजार को शिफ्ट करने की अब सरकार ने कवायद तेज कर दी है। तो वहीं एमडीडीए की बोर्ड बैठक में भी इसकी शिफ्टिंग के लिए 125 से 126 करोड़ के बजट की मंजूरी दी गई है। अब राज्य के शहरी विकास मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि जल्दी आड़त बाजार को शिफ्ट करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उन्होंने बताया कि देहरादून के ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है। साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि इस योजना के दायरे में आने वाले व्यापारियों को इस बजट से नगद मुआवजा दिया जाएगा। जो भूखंड लेना चाहेंगे वे भूखंड ले सकेंगे। देखिए, ये पहले से प्रक्रिया चल रही थी, उनके साथ बैठ के बातचीत हुई है, उनको मुआवजा दिया जा रहा है, उनके हिसाब से उनके साथ बातचीत हुई है। बहुत जल्द जो लोग मुआवजा लेंगे या जो लोग जगह लेंगे उनके लिए ब्राह्मणवाला में जगह चिन्हित कर ली गई है, उनको आवंटित की जाएगी। इससे हमारा जो आड़त बाजार एक जगह पे एक ही छत के नीचे लोगों को एक सुविधा के रूप में दिखाई देगा, एक सुंदर व्यवस्था वहां पे होगी। और साथ में जो सहारनपुर रोड का जो हमारा ये मार्ग था वो बहुत अवरुद्ध रहता था, क्योंकि आप जानते हैं ट्रक और वो सारी चीज वहाँ पे बाधा उत्पन्न करती थी। अब उससे भी निजात मिलेगी। तो उत्तराखंड के देहरादून में अब जल्द ही नगर निगम को कूड़ा उठान का भुगतान क्यूआर कोड की मदद से किया जा सकेगा। तो वहीं नगर आयुक्त गौरव कुमार ने बताया कि स्मार्ट सिटी के लिए अब तहत इसके जल्द ही सभी दूनवासियों को क्यूआर कोड वितरित किए जाएंगे। तो वहीं आपको बता दें कि इसी के साथ कूड़ा उठान की गाड़ियों पर भी क्यूआर कोड लगाया जाएगा। इससे अब घर से भी कूड़ा उठान का कार्य किया जा सकेगा। उसका क्यूआर कोड स्कैन होगा, जबकि जिस घर से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी सूचना निगम को प्राप्त होगी। उन्होंने बताया कि क्यूआर कोड की मदद से एक और जहां पारदर्शिता बनी रहेगी, तो वहीं दूसरी ओर डिजिटल इंडिया की मुहिम को बढ़ावा मिलने वाला है। देखिए, ये प्रोजेक्ट स्मार्ट सिटी के सहयोग से नगर निगम कर रहा है। इसमें सभी घरों को एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, साथ ही गाड़ियों को भी क्यूआर कोड दिए जाएंगे। जिस घर से भी गाड़ी कूड़ा उठान करेंगे उसका क्यूआर कोड स्कैन होगा, जहां से कूड़ा नहीं उठेगा उसकी हमको तत्काल सूचना मिल जाएगी। इससे बेटर मॉनिटरिंग सुनिश्चित हो पाएगी, फुल होगी। और उस क्यूआर कोड को हम कुछ समय पायलट प्रोजेक्ट करने के बाद जनता के लिए भी खोल देंगे, ताकि सभी लोग देख पाएँ कि गाड़ी कूड़ा उठा रही है अथवा नहीं उठा रहे हैं। देखिए, ये प्रोजेक्ट तो हरिद्वार में स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर ऊर्जा निगम की ओर से सर्वे कार्य शुरू कर दिया गया है। मुख्यालय से भी अब टीम बनाकर सर्वे कार्य में तेजी लाने के निर्देश दे दिए गए हैं। हरिद्वार जिले के रुड़की मंडल में इसकी शुरुआत रामनगर डिवीजन से की गई है। एजेंसी की ओर से करीब 20 टीम को इस कार्य के लिए लगा दिया गया है। उन्होंने बताया है कि सर्वे रिपोर्ट आने के बाद मीटर लगाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाएगा। मेट्रो सिटी की तर्ज पर उपभोक्ताओं को पहले मीटर को रिचार्ज करना होगा, उसके अनुसार ही वे बिजली का उपयोग कर सकेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार के विरोध में आज हरिद्वार के साधु संतों ने आक्रोश मार्च निकाला। हरिद्वार के उछाली आश्रम से शुरू होकर हर की पौड़ी तक निकाले गए मार्च में बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए। इसके बाद हर की पौड़ी पर बांग्लादेश में मरने वाले हिंदुओं को श्रद्धांजलि भी दी गई। साधु संतों ने मांग की कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हिंदुओं पर लगातार हो रहे हैं उस पर तत्काल प्रभाव से रोक जो है वो लगाई जानी चाहिए। अब ऐसे में भारत सरकार बांग्लादेश को लेकर सरकार कठोर कदम उठाए। तो वहीं अब संतों ने चेतावनी भी दी है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रही हिंसा को रोका जाए। और तख्ता पलट जब हुआ, तख्ता पलट होने के बाद हिंदुओं पर अत्याचार वहां पर लगातार हो रहा है। यदि जल्द इस पर रोक नहीं लगाई गई तो संत समाज उग्र आंदोलन भी करेगा। ये संतों का जो आक्रोश था उसकी एक श्रद्धांजलि सभा के रूप में इसका समापन हर की पौड़ी पर हुआ है। जिन भाई और बहनों ने अपने प्राणों की आहुतियां दिया बांग्लादेश में जिनके साथ अत्याचार हुआ है,
धर्म स्थानों पर जो हमले हुए हैं उसको लेकर के पूरा साधु समाज आक्रोशित था। तो हम लोगों ने उन मृत हुतात्माओं को श्रद्धांजलि दी कि भगवान शिव और माँ भगवती गंगा उनको अपने चरणों में निवास दे, और भारत सरकार से मांग की भविष्य में ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगाया जाए। विदेश मंत्रालय इस पर सख्ती से नजर रखे। यही हरिद्वार के पूज्य संतों ने, अखाड़ों ने आज ये आक्रोश रैली के माध्यम से एक संदेश पूरे विश्व के हिंदुओं को दिया है। विश्व भर के हिंदू एकजुट होकर अपने अपने स्थानों पर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हो रहे अत्याचार के विरुद्ध अपनी आवाज़ उठाए। वहाँ के जिलाधिकारी के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री को ज्ञापन दे, विश्व शांति स्थापित हो। भारत के जो हिंदू है बहुत बड़ी मात्रा में बांग्लादेश में शक्तिपीठ है, वहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में सिख समाज, जैन समाज रहता है। उनकी जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, इस मांग को लेकर हमने आज रोष मार्च हरिद्वार में निकाला है। जल्द ही हम सब लोग एक विराट सम्मेलन के माध्यम से इस विश्व के जो ऐसे मानवाधिकार संगठन जो छोटी छोटी घटनाओं पर हिंदुओं का विरोध करते हैं, जो आज मौन धारण किए हुए हैं, उनको चेताने का काम करेंगे। वो लोग जाएं बांग्लादेश में और हिंदुओं की जो निर्मम हत्याएं हैं उस पर बोले, उसे रोक। खबर रुड़की से है। रुड़की में लगातार वायरल के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो वहीं सिविल अस्पताल में भी ओपीडी में 50 से 100 मरीज वायरल बुखार से पीड़ित हैं। डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मद्देनजर मरीजों की जांच भी अब तेज कर दी है ताकि समय रहते बीमारी पर काबू पाया जा सके। तो वहीं अस्पताल में 6 बेड का आइसोलेशन वार्ड भी बनाया गया है ताकि मरीजों को कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। सीएमएस ने जरूरत पड़ने पर और ज्यादा बेड की व्यवस्था भी की जाएगी। फिलहाल अस्पताल में डेंगू और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों से निपटने के लिए पूरे इंतजाम कर दिए गए। मेरे पास 2 MBBS डॉक्टर हैं जो लगातार पेशेंट देख रहे हैं। तीसरे की व्यवस्था भी कर दी गई है, शायद सोमवार या मंगल से वो भी ज्वाइन कर लेंगे। तो हमारे पास ओपीडी में और इंडोर देखने के लिए पर्याप्त चाहिए। और हमारे पास डेंगू के लिए हमारी पूरी व्यवस्था है। मच्छरदानी वगैरह हम लोगों ने तैयार कर दी थी। 6 बेड का जो एक आइसोलेशन वार्ड होता है वो भी बना दिया गया था, और अगर अतिरिक्त आवश्यकता होगी तो हम अतिरिक्त बेड भी उसके लिए व्यवस्थित कर देंगे। पैथोलॉजी के अंदर हमारे पास सभी जाँचें उपलब्ध हैं, डेंगू की हो, चिकनगुनिया की हो, जो भी हो। तो हमारे पास अगर कोई भी पेशेंट आता है तो यहाँ पर उसका बिल्कुल। हरिद्वार में जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने खड़खड़ी शमशान घाट का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जानकारी मिली कि शमशान घाट में प्रतिदिन औसत 135 कुंतल लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती है। अब ऐसे में विशेषकर बरसात के दौरान सूखी लकड़ियों का मिलना जो है वो कठिन हो जाता है। अब ऐसे में इस पर जिलाधिकारी ने खड़खड़ी शमशान घाट में विद्युत शव दाह गृह स्थापित करने के निर्देश भी दिए हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि इस परियोजना को प्राथमिकता देते हुए शीघ्र ही बजट उपलब्ध कराया जाएगा और कार्य योजना प्रस्तुत करने के निर्देश भी संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। रुद्रपुर क्षेत्र से पिछले 45 दिनों से लापता 13 साल के बच्चे को, अब जिसका नाम हमजा बेग था, उसको आज लालकुआं पुलिस ने क्षेत्र से ही सकुशल बरामद कर लिया। इसके बाद लापता बालक के पिता शब्बू बेग सहित सैकड़ों रुद्रपुर के निवासियों ने लालकुआं कोतवाली पहुंचकर पुलिस को शॉल उड़ाकर सम्मानित करते हुए आभार जताया। इस दौरान लालकुआं कोतवाली पुलिस ने बालक को रुद्रपुर पुलिस और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। तो वहीं अब मासूम बालक के पिता शब्बू बेग ने यह बताया कि रुद्रपुर में उनका बच्चा हमजा बेग 2 जुलाई से अचानक लापता हो गया था, जिसकी खोजबीन करते हुए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली सहित कई अन्य राज्यों में भी तलाश की, लेकिन आज उनका बेटा लालकुआं में सकुशल बरामद हो चुका है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों ने पूरा सहयोग किया। आज मेरे पास एक फोन आया, लगभग 11 बजे करीब 11:05 पे मेरे पास एक फोन आता है कि आपका बेटा मेरे साथ है और वो यहाँ है, लालकुआं है। मैंने भाई साहब मेरी बात करा दो, मैं ऐसे नहीं मानूंगा, क्योंकि कल हमारे साथ एक फ्रॉड हो चुका था। कल ही ताजा कासगंज का मामला था। एक लेडीज फोन कर रही थी सीओ बन के, तो मेरे भाई लोग यहाँ से करीब 40-50 लोग हम लोग कासगंज तक पहुंचे। उसी बेस पर मैंने कहा भाई साहब मेरी बात कराओ, मैं तभी मानूंगा। उन्होंने मेरी बात कराई तो मेरा बेटा तो मेरे को सीधा पापा का, मैंने पहचान लिया उसको। मैंने बेटे कहा है तू? कह रहा पापा मैं इनके साथ हूं, अंकल के साथ, तो लालकुआं हूँ। फिर वो भाई साहब बात करते हैं मेरे से कि मैं इसको लालकुआं। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहें जनतंत्र टीवी। नमस्कार।